अच्छा, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक डिस्कस कर रहे थे जो रेटाइना में होंगे। सबसे पहले हमने रेटाइनल होल डिस्कस किया, फिर रेटाइनल टीयर। तो रेटाइनल टीयर क्या होता है? ये असल में डायनामिक जो विट्रो रेटाइनल ट्रैक्शन हो जाती है उसकी वजह से रेटाइना में टीयर बनता है। तो अब ये डायनामिक विट्रो रेटाइनल ट्रैक्शन कैसे होती है? जब विट्रस जो है, जब लिक्विफैक्शन हो जाती है ना उसकी, विट्रस की जो जेल टाइप होता है, जब वो लिक्विफाई कर जाता है तो उसका जो फ्लूइड है विट्रस का वो रीच कर जाएगा स्पेस के अंदर। कौन सी स्पेस के अंदर? जो पोस्टीरियर कॉर्टिकल विट्रस होता है और हमारी रेटाइना की जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान ये फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे फिर जो है पोस्टीरियर विट्रस की डिटैचमेंट हो जाएगी क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया है। तो पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हुई है, वो एक्सर्ट करेगी डायनामिक विट्रो रेटाइनल ट्रैक्शन, पुल करेगी, ट्रैक्शन देगी और उसके नतीजे में रेटाइना में ब्रेक आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये अगली टाइप थी ब्रेक की। थर्ड टाइप होता है जायंट रिटाइनल टीयर। ये रिटाइनल टीयर है जो कि ग्रेटर देन 3 क्लॉक आवर्स इन एक्सटेंट होगा। ठीक है, 3 क्लॉक आवर्स से ज़्यादा एक्सटेंड का होगा। एंड नंबर 4 होता है डायलिसिस। डायलिसिस याद रखिएगा कि फुल थिकनेस की डिसइंसर्शन होती है रेटाइना की पूरी थिकनेस में। ओरा सेरेटा से लेके पूरी की पूरी रेटाइना डिसइंसर्ट हो जाएगी। ये स्पॉन्टेनियसली भी होता है डायलिसिस या फिर किसी ट्रॉमा के बाद। नेक्स्ट कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं रिटाइनल डिटैचमेंट के जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेगमेटोजेनस रिटाइनल डिटैचमेंट में, यानी सेंसिटिव रेटाइना जिसमें ब्रेक हो जाती है। तो उसमें जो सिम्टम्स होंगे याद रखिएगा, फ्लैशिंग ऑफ लाइट यानी फोटोप्सिया जो है पेशेंट को परसीव होगा। फ्लैशिंग ऑफ लाइट क्यों हो रही है, रीज़न याद होनी चाहिए सबकी, क्योंकि जो है रेटाइना पे ट्रैक्शन हो रही है बाय द पोस्टीरियर विट्रस की डिटैचमेंट की वजह से, तो इसीलिए फ्लैशिंग ऑफ लाइट परसीव होगी। फ्लोटर्स भी पेशेंट को मूविंग ब्लैक स्पॉट्स जो हैं जिनको फ्लोटर्स कहते हैं फील्ड ऑफ विजन में नज़र आएंगे, जिसको हम कहते हैं कि मक्खियाँ नज़र आती हैं पेशेंट कॉमन लैंग्वेज में। ये क्यों होता है? क्योंकि विट्रस में हेमरेज हो गया है, तो वो रिटाइनल टीयर की वजह से, क्योंकि रिटाइना टीयर हुई है उसकी वजह से हेमरेज हुआ है। इसके अलावा या तो रप्चर हुई गई है कोई वेसल, या पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की वजह से विट्रस में हेमरेज हुआ है और फ्लोटर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हर एक की रीज़न इंपॉर्टेंट है। फॉल ऑफ विजन होगा पेशेंट को, यानी उसका सडनली पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा, पेनलेस, और ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मैक्यूला की डिटैचमेंट हो गई है। नंबर 4 फील्ड इफेक्ट्स। फील्ड इफेक्ट्स परसीव होते हैं डार्क कर्टेन की तरह ड्यू टू द डिटैचमेंट ऑफ पेरिफेरल रेटाइना। इसमें रीज़न यही है कि सीखिए, तो फील्ड इफेक्ट हो रहा है क्योंकि डार्क कर्टेन की तरह एक तो ये परसीव कर रहा है क्योंकि जो है पेरिफेरल रेटाइना की डिटैचमेंट हो गई है। नोट करें, जो फ्लैशेस और फ्लोटर्स होते हैं वो तकरीबन 60% ऑफ केसेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, रेगमेटोजेनस रेटाइनल डिटैचमेंट में। साइंस हमें क्या मिलेंगे? विजुअल एक्विटी जो है पेशेंट की वो रिड्यूस्ड होगी, और वो डिपेंड करती है मैक्यूलर इन्वॉल्वमेंट पे। जितना ज़्यादा मैक्यूला इन्वॉल्व होगा, एक तो नंबर 1 कन्फ्रंटेशन टेस्ट हम करेंगे तो इससे हम विजुअल डिफेक्ट को, विजुअल फील्ड डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, रिलेटिव एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट जो है प्रेजेंट होगा जब टोटली डिटैचमेंट हो जाती है, तो रिलेटिव एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट। एंड नंबर 3 इंट्राओकुलर प्रेशर भी जो है 5 मिलीमीटर मर्करी लोअर होगा बनस्बत नॉर्मल आई के, रिटाइनल डिटैचमेंट वाले केस में। ठीक है, लोअर होगा। और माइल्ड एंटीरियर यूवियाइटिस भी प्रेजेंट हो सकती है पेशेंट को। इसके अलावा है टोबैको डस्ट, जिसको हम शेफर्स साइन भी कहते हैं। ये टोबैको डस्ट कंसिस्ट करती है पिगमेंट सेल्स होंगे एंटीरियर विट्रस के अंदर। ये हमें अगर पिगमेंट सेल्स नज़र आ जाते हैं एंटीरियर विट्रस में तो कॉमनली ये देखा गया है। ठीक है, रिटाइनल डिटैचमेंट में। नंबर 6 ऑफ्थेल्मिक अपीयरेंस ऑफ डिटैच्ड रेटाइना। यहाँ पे देखिए ये डिटैच्ड रेटाइना है फिगर में, ठीक है, और ये अटैच्ड रेटाइना है, तो हमें ऑफ्थेल्मिक अपीयरेंस नज़र आएगी डिटैच्ड रेटाइना की। नेक्स्ट है टॉपिक फ्रेश रेटाइनल डिटैचमेंट। कलर जो होगा वो फ्रेश रेटाइनल डिटैचमेंट का ग्रे या ट्रांसलूसेंट होता है, और इसमें लॉस हो जाएगा नॉर्मल कोरोइडल पैटर्न। ठीक है, वो बिल्कुल लॉस हमें विजिबल नहीं होगा। अपीयरेंस जो है इसकी बुल्लस भी हो सकती है या कोरुगेटेड। ब्लड वेसल्स जो है हमें डार्कर नज़र आएंगी और टॉर्चुअस कोर्स नज़र आएगा उनके सरफेस पे। ठीक है, और आर्टरी और वेन्स जो है उनमें ब्लड होगा सेम कलर का, एक जैसा ही, आर्टरीज में भी वेन्स में भी। और फिगर में देखिए यहाँ पे रेटाइनल ब्रेक भी जो है वो भी हमें विजिबल होगा। तो ये देखिए डिटैच्ड रेटाइना है और यहाँ पे रेटाइना में ब्रेक आ गया है, जबकि ये ऑप्टिक डिस्क है। तो ये सिनेरियो है पूरा फ्रेश रिटाइनल डिटैचमेंट का। जबकि ओल्ड रिटाइनल डिटैचमेंट की बात करें तो उसमें जो है रिटाइना की थिनिंग हो जाती है, पतली हो जाएगी, क्योंकि एट्रोफी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। एट्रोफी की वजह से वो थिन हो जाएगी। इसके अलावा डिमार्केशन लाइन जो होती है, हाई वाटर या टाइड मार्क्स जिसको हम कहते हैं, ये डिमार्केशन लाइन 3 महीनों के बाद होती है। ठीक है, हाई वाटर या टाइड मार्क्स 3 महीनों के बाद क्यों होते हैं? क्योंकि रिटाइनल पिगमेंट एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट कर जाएंगे एट द जंक्शन ऑफ डिटैच रेटाइना एंड अटैच रेटाइना। दोनों के जंक्शन पे वो प्रोलिफरेट करेंगे और एक डिमार्केशन लाइन बनेगी।
इसके अलावा इंट्रा रेटाइनल हमें सिस्ट भी मिल सकती हैं तकरीबन 1 साल के बाद। तो ये डिफरेंस हो गया ओल्ड रेटाइनल अटैचमेंट का और फ्रेश का। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोसिस। तो कैसे हम रेटाइनल डिटैचमेंट की डायग्नोसिस करते हैं? डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप से हमें ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है अप टू इक्वेटर। सो पेरिफेरल रेटाइनल डिटैचमेंट कैन नॉट बी डायग्नोस्ड, ठीक है। इससे जो है डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी से हम पेरिफेरल जो रेटाइनल डिटैचमेंट है वो डायग्नोज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है इक्वेटर तक जो है विजिबिलिटी होती है। जबकि इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप विथ इंडेंटेशन जो है बेस्ट मेथड रहता है टू असेस द होल रेटाइना, ओरा से रेटा तक पूरी रेटाइना। अब ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द रेटाइनल ब्रेक, कहाँ पे ब्रेक आया है, इसके लिए हम इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी विथ इंडेंटेशन करेंगे। तीसरा गोल्डमैन 3 मिरर, इससे जो है हमें विजिबिलिटी मिलती है पूरे इंटीरियर ऑफ द आई की, जिसमें एंगल भी आ जाता है एंटीरियर चैम्बर का। तो ये हमें गोल्डमैन 3 मिरर से मिलेगा। और लास्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी में बी स्कैन। इससे हम रेटाइनल डिटैचमेंट की डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं उन केसेस में जहाँ पे रेटाइना को विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, जैसे कैटरैक्ट, विट्रस हेज है या कॉर्नियल ओपेसिटी हमें नज़र नहीं आ रहा रेटाइना, तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी बी स्कैन करते हैं। ये डायग्नोसिस हो गई। ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है रेटाइनल डिटैचमेंट का। गोल जो है सर्जरी का ये है कि हमें सील ऑफ कर देना है कम्युनिकेशन को, विट्रस कैविटी का, और जो सब रेटाइनल स्पेस में कम्युनिकेशन बना है टीयर की वजह से उसको सील ऑफ करना है। तो स्टेप्स होते हैं डिफरेंट। बेसिक जो प्रिंसिपल और स्टेप्स हैं रेटाइनल डिटैचमेंट सर्जरी के, वो होता है कि सबसे पहले लोकलाइज करेंगे कहाँ पे रेटाइनल ब्रेक है, ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ रेटाइनल ब्रेक। नंबर 2, सब रेटाइनल फ्लूइड ड्रेनेज की जाती है अगर वो नेसेसरी है। देन थर्ड हम क्या करेंगे कि सील कर देंगे सारे ब्रेक्स को, रेटाइनल ब्रेक्स को। कैसे? बाय क्रिएटिंग एसेप्टिक इन्फ्लामेशन अराउंड द ब्रेक, ठीक है, वो ब्रेक है उसके अराउंड एसेप्टिक हम इन्फ्लामेशन क्रिएट करेंगे टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ द रेटाइनल डिटैचमेंट, ठीक है। इस इन्फ्लामेशन पे से फिर वो फर्दर रेटाइनल डिटैचमेंट स्प्रेड नहीं होगी। तो ये हम कैसे करते हैं? एक तो लेज़र फोटोकोएगुलेशन के थ्रू, और इसके अलावा क्रायो फोटोकोएगुलेशन, ठीक है, एसेप्टिक इन्फ्लामेशन की गई। नंबर 4, कोरियो रेटाइनल एपोजिशन की जाएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ये होता है कि हम एनाटॉमिकल जो कॉन्टैक्ट है सेंसरी रेटाइना का रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम के साथ, उस कॉन्टैक्ट को रीस्टोर करें और विट्रो रेटाइनल ट्रैक्शन जो हो गई है ब्रेक्स पे उसको रिलीव करें। तो ये कैरी आउट किया जाता है बाय एक्सटर्नल टेम्पोनेट, इंटरनल टेम्पोनेट। एक्सटर्नल टेम्पोनेट को स्क्लेरल बकलिंग कहा जाता है, ठीक है, स्क्लेरा के अराउंड जो है बकलिंग की जाएगी। और इंटरनल टेम्पोनेट में निमेटिक रेटाइनोपैक्सी आ जाता है, और विट्रेक्टोमी की जाएगी जो कंबाइन की जाएगी विथ एक्सपेंडिंग गैस या सिलिकॉन ऑयल, यानी विट्रस निकाल दिया जाएगा, पीछे गैस या सिलिकॉन ऑयल डाल दिया जाएगा, इसको इंटरनल टेम्परेट किया जाए। तो मेन यहाँ पे हम कोरियो रेटाइनल अपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, सेंसरी रेटाइना को रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम के साथ जोड़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट करवा रहे हैं। तो डिटेल में देखें, एक्सटर्नल टेम्पोनेट यानी स्क्लेरल बकलिंग जो है वो लोकल एक्सप्लांट्स या इनसर्कलिंग जो बैंड्स होते हैं ना उनकी मदद से किया जाता है, ताकि हम अप्रोक्सीमेट कर दें रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम को सेंसरी रेटाइना ब्रेक के साथ। तो एसेप्टिक इन्फ्लामेशन जो है वो क्रिएट होगी, जो कि वो एसेप्टिक इन्फ्लामेशन जो बनी है वो टाइम लेगी टू बाइंड द रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम विद सेंसरी रेटाइना अराउंड द होल। अब ये इंडिकेट हम करते हैं फ्रेश रेटाइनल डिटैचमेंट में, याद रखिएगा ये एक्सटर्नल वाली टेम्परेट, ये बकलिंग जो कर रहे हैं हम, फ्रेश रेटाइनल डिटैचमेंट विथ सिंपल होल या मल्टीपल होल्स। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है स्क्लेरल बकलिंग की, उसमें आता है कि पेशेंट को डिप्लोपिया हो सकता है, सिस्टोइड मैक्यूलर इडिमा, एंटीरियर सेगमेंट का इस्कीमिया हो सकता है, और एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है। दूसरे हमने कहा कि होती है कोरियो रेटाइनल एपोजिशन की जाती है दूसरी इंटरनल टेम्पोनेट के थ्रू। उसमें हमने दो कहा, न्यूमेटिक रेटाइनोपैक्सी और विट्रेक्टोमी। न्यूमेटिक रेटाइनोपैक्सी में क्या होता है कि एक्सपेंडिंग गैस होती है, जैसे SF6 यानी कि सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोरोइथेन या फिर ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन, ठीक है, इस तरह की एक्सपेंडिंग गैसेस याद रखिएगा, ये हम विट्रस के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो ये न्यूमेटिक रेटाइनोपैक्सी इंडिकेट किया जाता है वही फ्रेश वाली रेटाइनल डिटैचमेंट में जिसमें अपर रेटाइना में ब्रेक आ गया है, ठीक है, फ्रेश है और अपर रेटाइना में ब्रेक हुआ, तो हम ये करेंगे। थर्ड होता है विट्रेक्टोमी। विट्रेक्टोमी याद रखिएगा सारे जो कॉम्प्लिकेटेड वाले प्राइमरी और सेकेंडरी रेटाइनल डिटैचमेंट होती हैं उनमें की जाती है, और जायंट अगर रेटाइनल टीयर हो गया है तो इसमें जो है पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी होती है। ये इन्वॉल्व करती है कि यहाँ पे हम पूरा जो है विट्रस जो जेल है उसको रिमूव करते हैं। दूसरी इंटरनल टेम्पोनेट विथ सिलिकॉन ऑयल या एक्सपेंडिंग गैस, जैसे कि ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन या फिर सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, इसके साथ हम इंटरनल टेम्पोनेट करेंगे। या एंडो लेज़र फोटोकोएगुलेशन की जाएगी लेज़र के थ्रू टू सील द ब्रेक्स,
ठीक हो गया। अब सर्जिकल फेलियर जो है रेटाइनल डिटैचमेंट सर्जरी का, वो कॉज होता है जब मिस्ड ब्रेक्स हों, ठीक है, ब्रेक्स जो है मिस हो जाएं, और इसके अलावा बकलिंग जो की है उसका फेलियर हो जाए कि इनकरेक्ट पोजीशनिंग की वजह से फेलियर हो जाए बकल का, या प्रोलिफरेटिव विट्रोरेटाइनोपैथी, ये बहुत ही कॉमन कॉज फेलियर का ये होता है, प्रोलिफरेटिव विट्रोरेटाइनोपैथी हो जाती है। इसके अलावा रीओपनिंग भी हो सकती है रेटाइनल ब्रेक्स की, जो दोबारा खुल जाए। ठीक हो गया। रेगमेटोजेनेस यहाँ पे कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टाइप है ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट। ठीक है, दो में हमने डिवाइड किया था ना, रेगमेटोजेनेस, नॉन रेगमेटोजेनेस। नॉन रेगमेटोजेनेस में फर्दर दो जो है टाइप्स है, ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट और एक्सुडेटिव या सीरियस रेटाइनल डिटैचमेंट। तो सबसे पहले ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट की डेफिनेशन क्या है कि ट्रैक्शनल जो रेटाइनल डिटैचमेंट होती है, ये सेपरेशन होती है न्यूरोसेंसरी रेटाइना की। कहाँ से सेपरेट हो गया है? अंडरलाइंग रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम से, ड्यू टू द ट्रैक्शन की वजह से, नाम से पता चल रहा है ट्रैक्शन की वजह से सेपरेट हुआ है। और उसके जो ट्रैक्शन क्यों हुई है, किसी फाइब्रोवास्कुलर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की वजह से जो विट्रस में बनी है, या रेटाइनल सरफेस के ऊपर। तो इस तरह की फाइब्रोवास्कुलर मेम्ब्रेन विट्रस या रेटाइनल सरफेस की जो है ट्रैक्शन दे रही है, पुल कर रही है न्यूरोसेंसरी रेटाइना को रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम के साथ सेपरेट कर रही है। एटियोलॉजी देखिए क्यों होती है, इसका कॉज क्या है। एक तो सबसे पहले इसमें कोई प्रोलिफरेटिव डायबिटिक अगर रेटाइनोपैथी होगी है, तभी उसमें फाइब्रोवास्कुलर मेम्ब्रेन्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, या रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में पेनिट्रेटिंग जो पोस्टीरियर सेगमेंट में अगर ट्रॉमा हो जाए, तो उससे भी ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट होगी, क्योंकि स्कार बनेगा और वो ट्रैक्शन देगा। एफेकिया हो जाए विथ विट्रस इन द एंटीरियर चैम्बर, लेंस लॉस ऑफ लेंस, और विट्रस एंटीरियर चैम्बर में अगर आ जाए। प्रोलिफरेटिव रेटाइनोपैथी इन ईल्स डिजीज या पोस्ट हेमरेजिक रेटाइनल प्रोलिफरेंस, इन सब कंडीशंस में हमें TRD मिलेगा, यानी ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इसमें भी पेशेंट की विजुअल एक्विटी रिड्यूस हो जाएगी। फंडस की जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें जो रेटाइना डिटैच हो गई है वो एक कनकेव शेप ले लेगी, ठीक है, इन कंट्रास्ट टू द कन्वेक्स शेप ऑफ द रेगमेटोजेनस। याद रखिएगा, नॉन रेगमेटोजेनस में रेटाइना की कनकेव शेप हो जाएगी, जबकि रेगमेटोजेनस में कन्वेक्स थी, ठीक है। हाईएस्ट एलिवेशन रेटाइना की जो है ट्रैक्शन वाली साइड पे होगी, जहाँ पे वो पुल का स्कार है, ट्रैक्शन हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा उसकी डिटैचमेंट होगी। ये फिगर देखिए, यहाँ पे एक ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट हो गई है। यहाँ पे एलिवेशन जो है स्कार वाली साइड पे, ट्रैक्शन वाली साइड पे एलिवेशन रेटाइना की ज़्यादा होगी। इसके अलावा रेटाइनल मोबिलिटी कम हो जाएगी और शिफ्टिंग फ्लूइड एब्सेंट मिलेगा हमें। इसमें जो है शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड नहीं होगी। फाइब्रोवास्कुलर विट्रो रेटाइनल बैंड्स या टिश्यू भी नजर आएंगे, जिसकी वजह से ये ट्रैक्शन हो रही है। और डिटैच रेटाइना रेयरली एक्सटेंड करेगा ओरा सेरेटा तक। वहाँ पे हमने देखा था पूरा इंटायरली हो रहा था, लेकिन ये रेयरली ओरा सेरेटा तक रीच करेगा। तो डायग्नोसिस इस वाले की जो है TRD की हम करते हैं फंडस की एग्जामिनेशन करके, बी स्कैन किया जाता है, और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ट्रीटमेंट जो है उसको डिवाइड किया गया है। एक तो हमने प्री डिस्पोजिंग सिस्टेमिक जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस को और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। दूसरा हम ऑक्यूलर ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें वही पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी की जाएगी। फाइब्रोवास्कुलर जो मेम्ब्रेन बनी है, जो ट्रैक्शन दे रही है, उनको हम रिमूव करेंगे ताकि ट्रैक्शन रिलीव हो रेटाइना पे, और इंटरनल टेम्पनेट किया जाएगा ताकि न्यूरोसेंसरी रेटाइना की रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम के साथ एपोजिशन की जाए बाय सिलिकॉन ऑयल या एक्सपेंडिंग गैसेस। दूसरी टाइप है अब नॉन रेगमेटोजेनस की, सीरस या एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट। एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट सेपरेशन होती है वही न्यूरोसेंसरी रेटाइना के रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम से बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेटिव या सीरस फ्लूइड इन द सब रेटाइनल स्पेस। देखिए, सब रेटाइनल स्पेस में ये फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया है, एक्सुडेटिव या सीरस, तभी उनकी डिटैचमेंट हो गई है। तो इसका मैकेनिज्म इस तरह है, जब भी डैमेज हो जाता है रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम को, जो आउटर ब्लड रेटाइनल बैरियर है, ब्लड और रेटाइनल बैरियर हमारा, वो उसमें फिर ब्रोकन अप हो जाएगा। तो फ्लूइड जो है कोरियो कैपिलरीज से वो रीच कर जाएगा सब रेटाइनल स्पेस के अंदर, और उसके नतीजे में एक्सुडेटिव या सीरस रेटाइनल डिटैचमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब इसकी एटियोलॉजी जो है, इसमें डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। ऑक्यूलर कॉजेज़ हैं, क्यों यहाँ पे एक्सुडेटिव सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ और रेटाइनल डिटैचमेंट हुई। एक तो इंटरमीडिएट यूवियाइटिस की वजह से इन्फ्लामेशन है, यूविया की हमने डिस्कस की है। वॉक्ड कोयानागी हराडा डिजीज़, ये भी हमने डिस्कस की है यूवियल ट्रैक वाले चैप्टर में। पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस की वजह से हो सकता है। बेहसेट डिजीज़, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर क्रायोथेरेपी की जाए, ठीक है। ऑक्यूलर में कुछ इन्फेक्टिव कॉजेज़ भी हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में होती है ये एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट। साइटोमेगेलो वायरस रेटिनाइटिस, कोरोइडल मेलानोमा, कोरोइडल हेमेंजियोमा, कोरोइडल मेटास्टेसिस। ट्यूमर्स में याद रखिएगा, एक तो हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज में रेटाइनोब्लास्टोमा और मैलिग्नेंट मेलानोमा से एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट होगी।
अदर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन अगर हो जाए या टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये भी लीड करता है सीरस या एक्सुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट में। तो इस वाले केस में जब फीचर्स होंगे वही विजुअल एक्विटी रिड्यूस है। अब फंडस की जो एग्जामिनेशन हम करेंगे तो उसमें हमें रिटाइनल डिटैचमेंट अपीयर होगी स्मूथ विथ कन्वेक्स डोम। इसमें अब नोट करें कन्वेक्स डोम है, तो ये कन्वेक्स डोम जो है शैलो भी हो सकता है या बुल्लस भी। तो इस फिगर में देखिए यहाँ एक्सुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट हो गई है ओवरलाइंग टॉर्चुअस ब्लड वेसल्स के साथ। उसके ऊपर मतलब ब्लड वेसल्स टॉर्चुअस सी हमें नज़र आ रही है क्योंकि डोम बन गया है कन्वेक्स सा। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमें जो फीचर्स मिलते हैं कि जो डिटैच्ड रेटाइना है वो चेंज होगी पोजीशन विथ ग्रेविटी के साथ। ठीक है, जिस तरह पेशेंट की जो ग्रेविटी से रिलेटेड पोजीशन चेंज होगी तो रेटाइना की डिटैचमेंट भी चेंज होगी। बुल्लस एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट, उसमें क्या होता है कि फ्लूइड जल्दी जल्दी मूव करता है रैपिडली, मोस्ट जो डिपेंडेंट पोजीशन होती है वहाँ पे। तो पिछले केस में हमने देखा था शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड नहीं मिलती, लेकिन इसमें एक्सुडेटिव में हमें शिफ्टिंग फ्लूइड मिलेगा। ठीक है, डिपेंडेंट पोजीशन पे वो रैपिडली फ्लूइड मूव करेगा बुल्लस एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट में। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, एक तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं सीरियस वाली रेटाइनल डिटैचमेंट में भी बी स्कैन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशंस में एफएफए, फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ठीक है, और डायग्नोस्टिक विट्रेक्टोमी क्रूशियल होती है इन्फेक्शियस और जो नियोप्लास्टिक कॉजेज है उनके लिए बहुत क्रूशियल होती है कि हम डायग्नोस्टिक विट्रेक्टोमी करें। ट्रीटमेंट इस वाले का भी डिपेंड कॉज पे ही करता है। एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट को हम ज़्यादातर मेडिकली ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट फोकस करता है अंडरलाइंग पैथोलॉजी पे जिसकी वजह से फ्लूइड का बिल्डअप हुआ है, उस पैथोलॉजी को सही करना है। अंडरलाइंग डिसऑर्डर को करेक्ट कंट्रोल करना होगा तो कंडीशन जो है रिजॉल्व हो जाएगी, जैसे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है एक तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और या फिर इम्यूनोमोड्यूलेटरी थेरेपी देंगे। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोमोड्यूलेटरी थेरेपी। बायोलॉजिक थेरेपी में ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा के इनहिबिटर्स जैसे इंटरसेप्ट या इन्फ्लिक्सिमाब। ठीक है, इस तरह के TNF अल्फा इनहिबिटर्स। दूसरा इंटरफेरोन अल्फा 2 या इंटरफेरोन बीटा देंगे। ये हो गई बायोलॉजिक थेरेपी। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये भी हेल्पफुल होते हैं सब रेटाइनल फ्लूइड एक्सुडेशन में, और क्योंकि इसकी एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटी परमिएबिलिटी प्रॉपर्टीज़, तो ये हेल्प करेगा इसमें। और इसके अलावा हम सब टेनन स्टेरॉयड भी दे सकते हैं सब टेनन स्पेस में। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इस यूनिट का, इस चैप्टर का टॉपिक रेटाइनल डिटैचमेंट कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ दी सेंट्रल सीरस कोरियोरेटाइनोपैथी, CSCR, सेंट्रल सीरस कोरियोरेटाइनोपैथी। ये क्या होता है, डेफिनेशन है कि एक लोकलाइज्ड सी सीरस डिटैचमेंट हो जाएगी न्यूरोसेंसरी रेटाइना की, मैक्यूलर वाले रीजन में होगी, विथ या विदाउट द रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट। यानी REP रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम की डिटैचमेंट इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन मैक्यूलर वाले रीजन में यहाँ पे न्यूरोसेंसरी रेटाइना डिटैच हो जाएगा, लोकलाइज सी सीरस डिटैचमेंट होगी। इसको हम कहते हैं सेंट्रल सीरस कोरियोरेटाइनोपैथी। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये जब कोई फोकल डिफेक्ट आ जाए हमारे आउटर ब्लड रेटाइनल बैरियर में, फोकली हो रही है ना, तो वो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम के लेवल पे, फॉर विच द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन कि क्यों ये डिफेक्ट आता है। ये बिलीव हुआ है कि इसमें जो है कोरोइडल वास्कुलर हाइपर परमिएबिलिटी होगी। ठीक है, फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर परमिएबल होगा कोरोइडल वेसल्स से, तो इससे जो है इंटर्न टिश्यू में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा इन द कोरोइड, जो कि ब्रीच कर देगा, एक ब्रीच बना देगा, ब्रेक करवा देगा हमारी आउटर जो ब्लड रेटाइनल बैरियर है उसके अंदर। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग बन जाएगी या ब्रेक बन जाएगा रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियल टाइट जंक्शंस के अंदर, और ये ब्रेक सिर्फ उसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से। क्यों प्रेशर बढ़ा, क्योंकि हाइपर परमिएबिलिटी हो गई है कोरोइडल वास्कुलर की। ठीक हो गया। उसके बाद है थर्ड के लीकेज जो है इस फ्लूइड का अक्रॉस दिस एरिया रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लोकलाइज्ड सीरस डिटैचमेंट ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटाइना। यानी अब यहाँ से फ्लूइड जो है लीकेज हो रहा है और लोकलाइज सी एक सीरस डिटैचमेंट हो जाएगी न्यूरोसेंसरी रेटाइना की। अच्छा जी, तो अब इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट CSCR में। एक तो एज एंड सेक्स, टिपिकली इफेक्ट ये यंग एडल्ट मैन को करेगा बिटवीन द 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज,
पर्सनैलिटी जो है इसमें स्पेशली जो टाइप ए पर्सनैलिटी के इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपने याद रखना है, अफेक्ट ज़्यादा होंगे क्योंकि उनका कॉर्टिसोल लेवल एलिवेटेड होता है और एपिनेफ्रिन जो कि अफेक्ट करेगा ऑटो रेगुलेशन ऑफ द कोरोइडल सर्कुलेशन। यहाँ पे कोरोइडल वैस्कुलेचर के हार्ट परमेबिलिटी हो रही है, तो कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन जो है ये अफेक्ट करेगा इसकी ऑटो रेगुलेशन को, तो इसीलिए टाइप ए पर्सनैलिटी जो है ज़्यादा रिस्क पे होती है। इमोशनल स्ट्रेस वाले भी, और इसके अलावा सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, अल्कोहल का यूज़ या सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स का यूज़ जो है अफेक्ट करता है। क्लिनिकल फीचर्स में ये यूजुअली जो है एक आई को अफेक्ट करता है, याद रखिएगा CSCR। सिम्टम्स इसमें क्या होता है कि सडन ऑनसेट का यूनिलेटरल एक साइड का पेनलेस जो है ब्लड विजन होगा जो एसोसिएटेड होगा विथ रिलेटिव पॉजिटिव स्कोटोमा पेशेंट को, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस यानी उसको डिस्टोर्शन ऑफ इमेजेस मिलेगी, माइक्रोब्स या चीज़ें उसको स्मॉलर अपीयर होंगी बनस्बत नॉर्मल के। साइंस हमें क्या मिलेंगे कि पेशेंट की जो विजन है वो टिपिकली 6/9 या 6/18 हो जाती है, जो कि ऑफन इम्प्रूव कर जाएगी वीक कन्वेक्स लेंस की मदद से इम्प्रूव करेगी, ठीक है। इसके अलावा जब हम रेटाइनोस्कोपी करेंगे तो उसमें हमें हाइपरमेट्रोपिया मिलेगा क्योंकि उसके सेंसरी रेटाइना जो है वो एलिवेट हो गया है। एंड नंबर थर्ड, फंडस के एग्जामिनेशन में हमें इस फिगर में भी देखें तो CSCR में यानी सेंट्रल सीरस कोरियोरेटाइनोपैथी में हमें फंडस में राउंड या ओवल एलिवेशन मिलती है सेंसरी रेटाइना की ऑफ द मैक्यूलर एरिया में, और ये डिमार्केट हुआ है किसी सर्कुलर रिंग रिफ्लेक्स, ये देखिए सर्कुलर रिंग रिफ्लेक्स है जो मैक्यूला के अराउंड है। इसके अलावा फीवियल रिफ्लेक्स याद रखिएगा, इसमें एब्सेंट होगा या वो डिस्टोर्ट हो जाएगा, तो ये फिगर में ओवल एलिवेशन दिखाई गई है मैक्यूलर एरिया की, ये फंडस पे हमें मिलेगा, ठीक है। अब क्लिनिकल कोर्स और टाइप्स होती हैं CSCR की, ज़्यादातर जैसे सेल्फ लिमिटिंग है लेकिन रिकरेंस भी हो जाती है। इसको क्लासीफाई किया गया है अक्यूट क्लासिक CSCR में, और दूसरी क्रोनिक CSCR, और तीसरी होती है बुल्लस टाइप। तो अक्यूट क्लासिक CSCR में स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाएंगे 80% ऑफ केसेस में, और उसमें साथ में जो है रिकवरी हो जाएगी विजन की टू नियर नॉर्मल या नॉर्मल विद इन 3 to 6 मंथ, ठीक है। 3 से 6 महीनों में नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, विजन भी जो है वो रिकवर कर जाएगा, ठीक है। 80% केसेस अक्यूट क्लासिक CSCR के होते हैं। क्रोनिक वाले जो CSCR होते हैं यानी सेंट्रल सीरस कोरियोरेटाइनोपैथी क्रोनिक वाली, कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें क्रोनिक कोर्स होता है, लास्ट करता है 12 महीनों से ज़्यादा, और ये एसोसिएटेड हो सकता है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट विजुअल लॉस के साथ, टिपिकली अफेक्ट करेगा इंडिविजुअल्स को अबव द 50 ईयर्स ऑफ एज। थर्ड होती है बुल्लस टाइप जो कैरेक्टराइज होती है बाय लार्जर एंड मोर न्यूमरस एरिया ऑफ सीरस रेटाइनल डिटैचमेंट एंड रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट, यानी बुल्लस में बड़े बड़े से और बहुत ज़्यादा सीरियस रेटाइनल और रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट के एरियाज़ होंगे बुल्लस टाइप में। तो अब इन्वेस्टिगेशंस देखें CSCR की। एम्सलर ग्रिड टेस्ट पहले भी हमने डिस्कस किया, ये हम मेटामॉर्फोजिया को कंफर्म करने के करेंगे, ठीक है। फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी FFA किया जाएगा ताकि हमें लीकेज जो है वो शो हो, क्योंकि इसमें कोरियो कैपिलरीज जो है वास्कुलर कोरोइडल वास्कुलेचर की हाइपर परमिएबिलिटी बढ़ गई है, तो जहाँ से लीकेज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम FFA करेंगे। इसमें इंक ब्लॉट पैटर्न होता है यानी एक्सपेंसाइल डॉट, यहाँ पे फिगर देखिए ये इंक ब्लॉट या एक्सपेंसाइल डॉट लाइक हाइपर फ्लोरेसेंस दिखाई गई है। ये एक छोटा सा हाइपर फ्लोरेसेंस स्पॉट होता है जो कि अपने साइज़ में ग्रेजुअली बड़ा होगा, और ये बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, FFA पे। इसके अलावा स्मोक स्टैक पैटर्न याद रखिएगा, ये भी एक छोटा सा हाइपर फ्लोरेसेंट यहाँ पे दिखाया गया, छोटा सा हाइपर फ्लोरेसेंट सा एक स्पॉट है जो कि असेंड करेगा वर्टिकली, याद रखिएगा वर्टिकली ऊपर की तरफ असेंड करेगा एक स्मोक के स्टैक की तरह, और फिर ग्रेजुअली जो है ये लेटरली भी स्प्रेड करेगा और एक मशरूम की तरह का हो जाएगा या अम्ब्रेला की तरह की इसकी कन्फिगरेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर और लेटरली ग्रो किया, तो अब पहले ऐसा था, अब ऐसा अम्ब्रेला की तरह का हो गया, अम्ब्रेला लाइक पैटर्न ऑफ हाइपरफ्लोरेसेंस। किसमें हमें मिल रहा है? सेंट्रल सीरस कोरियोरेटाइनोपैथी में, ठीक है, और वो भी इंक ब्लॉट उससे फंडस FFA पे, ठीक हो गया। तो ये स्मोक स्टैक पैटर्न है। थर्ड होता है मल्टीपल लीक पैटर्न, उसमें क्या होता है मोर देन 1 लीक्स जो है हमें मिलेंगे पोस्टीरियर पोल पे। FFA के बाद थर्ड हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी ICGA में हमें मल्टीपल हाइपर फ्लोरोसेंस के बहुत सारे एरियाज नज़र आएंगे हाइपर परमिएबिलिटी की वजह से। OCT भी करेंगे, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी,
इसमें क्या होता है, ओसीटी में हमें एलिवेशन मिलेगी, पूरी फुल थिकनेस ऑफ सेंसरी रेटिना एलिवेट हो जाएगा फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर, और वो फ्लूइड की मदद से सेपरेट हुआ होगा आपस में पूरी थिकनेस का। और ये अपीयर होता है ऑप्टिकली एम्प्टी जोन की तरह। यहाँ फिगर देखिए, ये सब रेटिनल फ्लूइड जो है वो स्पेस है, और यहाँ पे ये रेटिना डिटैच हो गई, यहाँ पे ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ जो हमें एम्प्टी स्पेस की तरह नज़र आएगा। ठीक है, और ये ऑफन जो है ओसीटी जो है ना कंपनी होती है बाय स्मॉल डिटैचमेंट ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। तो इसमें देखिए ये सब रेटिनल फ्लूइड है, और यहाँ पे थोड़ी सी जो है पिगमेंट एपिथेलियम की डिटैचमेंट हुई है। सेंसरी रेटिना तो डिटैच हुआ है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से, लेकिन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम भी थोड़ा सा इसमें जो है सेपरेट हो जाएगा, ये हमें ओसीटी पे विजिबल होता है। ठीक है, और ये एक एक्सीलेंट नॉन इन्वेजिव मेथड होता है फॉर द डायग्नोसिस एंड द मॉनिटरिंग द रेजोल्यूशन ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड। यानी वो रेटिनल फ्लूइड रिजॉल्व हुआ है या उसको मॉनिटर करने के लिए और डायग्नोसिस के लिए भी बहुत ही एक्सीलेंट नॉन इन्वेजिव मेथड ये ओसीटी होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ठीक है, सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी की इन्वेस्टिगेशन में। अब कोर्स पे आ जाए CSCR का, तो स्पॉन्टेनियस जो खुद ही जो रेजोल्यूशन है वो 80% ऑफ केसेस में होती हैं, जिनमें विजन जो है रिकवरी हो जाएगी, उसकी नॉर्मल की तरफ आ जाएगा विजन, या नॉर्मल विद इन 3 to 6 मंथ के अंदर, नियर नॉर्मल या नॉर्मल। क्रोनिक वाले जो कोर्सेज होते हैं उसमें क्या होगा कि 12 महीनों से ज़्यादा लास्ट करेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट विजुअल लॉस होगा। थर्ड जो बुल्लस टाइप पड़ी उसमें लार्ज सिंगल या मल्टीपल सीरस रेटिनल एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट होती हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमने पेशेंट को रीअश्योर करना है और ऑब्जर्वेशन करनी है, यही जो है इसमें ओनली ट्रीटमेंट होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, क्योंकि हमने देखा कि 80% केसेस में खुद ही जो है स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाती है 3 से 6 महीनों में। तो हमने बस रीअश्योरेंस एंड ऑब्जर्वेशन करनी है। लाइफस्टाइल के चेंजेस में स्ट्रेस को याद रखिएगा रिड्यूस करना होता है, जिस तरह ये टाइप ए पर्सनैलिटी में भी हो रहा था। थर्ड होता है स्टेरॉयड ट्रीटमेंट, ये हमने याद रखिएगा, इसमें कोई भी स्टेरॉयड ट्रीटमेंट अगर ले रहा है पेशेंट वो डिसकंटिन्यू करवाना होगा। ओरल मेडिकेशन में हम क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है तो स्पाइरोनोलैक्टोन जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये फ्लूइड को रिड्यूस करने में CSCR में जो है मदद करेगा। या हम आइबुप्रोफेन जो है वो दे सकते हैं, ताकि इसके भी लो डोजेस जो है क्विक रिकवरी शो करते हैं कुछ केसेस में। लेज़र ट्रीटमेंट भी दिया जाता है CSCR में, जो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस होते हैं, बार बार हो रहे हैं रिकरेंट, और जिनमें विजुअल लॉस हो गया या पेशेंट जो है उसको सिवियर किस्म का विजुअल लॉस हुआ है दूसरी आई में इस कंडीशन की वजह से। तो इसमें ट्रीटमेंट आता है कि हम माइक्रो पल्स डायोड लेज़र देते हैं। देखिए, माइक्रो पल्स डायोड लेज़र रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम पे साइट जहाँ पे है, जहाँ से लीकेज हो रहा है वहाँ पे हम देंगे, तो इससे अच्छा रिजल्ट मिला है। दूसरा, आर्गन लेज़र फोटोकोएगुलेशन में बाइंड सा बर्न दिया जाता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जहाँ पे लीकेज साइट है, ये एक्स्ट्रा फीवियल एरिया में आर्गन लेज़र फोटोकोएगुलेशन की जाती है, ये भी बहुत यूज़फुल रहती है। ठीक है, और नंबर 6 होता है फोटो डायनेमिक थेरेपी। हाफ डोज PTD यानी फोटो डायनेमिक थेरेपी का बेनिफिशियल रह सकता है जब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का लीकेज सब फीवेल एरिया में हो। ठीक है, या फिर वो मल्टीपल रिकरेंट बार बार लीकेज हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, तो उसमें हम PTD कर दे सकते हैं। और विट्रस के अंदर एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर देना, इंट्राविट्रल, ये भी करंटली यूज़ किए गए हैं और इनसे भी अच्छा रिजल्ट मिला है। लास्ट है कि हम टॉपिकली भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल टॉपिकल मेडिकेशन जैसे कि केटोरोलॉक, हाँ यही एनसेड्स हैं, डिक्लोफेनेक या ब्रोमीफेनेक, इस तरह हम टॉपिकली देंगे ताकि जो सब रेटिनल फ्लूइड है वो रिड्यूस हो CSCR में। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ CSCR, सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी। दैट्स इट। नेक्स्ट जो है टॉपिक है हमारे पास सिस्टोइड मैक्यूलर इडीमा CMO, जो हम पूरी बुक में बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, बहुत सी डिजीज़ेस की ये कॉम्प्लिकेशन होती थी।